नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है सी रंगाराजन के द्वारा। देखो, अभी फिलहाल हमारे देश की इकोनॉमी स्लोडाउन के फेज से गुजर रही है। पिछले क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही सिर्फ 4.5%। लेकिन एक डिबेट चल रही है एक्सपर्ट्स के बीच। अभी हमारे देश की इकोनॉमी में जो स्लोडाउन है वो साइक्लिकल स्लोडाउन है या फिर स्ट्रक्चरल स्लोडाउन है। दोनों के बीच डिफरेंस जानते हैं। साइक्लिकल स्लोडाउन का क्या मतलब है? देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी एक बिजनेस साइकिल से होकर गुजरती है जिसमें समय समय पर बूम, रिसेशन, स्लंप ये सब चीज़ें आती रहती हैं। आप ये ग्राफ देखिए, कभी किसी देश की इकोनॉमी बूम पर होगी तो उसके बाद स्लो डाउन करेगी, रिसेशन आएगा, लेकिन फिर से उस देश की इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट करेगी, बूम पर आएगी, फिर से स्लो डाउन होगा, रिसेशन आएगा। इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। और सामान्यतः देखो होता ये है, ये साइक्लिकल स्लो डाउन जो है वो ज़्यादा समय तक किसी देश की इकोनॉमी में नहीं रहता, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। साइक्लिकल स्लोडाउन को ख़त्म करने के लिए फिस्कल पॉलिसी संबंधित मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे टैक्स रेट को कम करना, टैक्स में एग्जम्पशन देना। मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे रेपो रेट, इन सबको कम करना ताकि आरबीआई आसानी से बैंक को लोन दे और बैंक फर्दर आसानी से लोन दे कम इंटरेस्ट रेट पर कस्टमर्स को। रिकैपिटलाइजेशन हो सकता है क्रेडिट मार्केट्स का। क्रेडिट मार्केट मतलब बैंक्स या फिर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो लोन देती हैं, उनके पास अगर पैसा होगा, उनका रिकैपिटलाइजेशन होगा तो वो और ज़्यादा लोन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नीड बेस्ड रेगुलेशन संबंधी चेंजेस लाए जा सकते हैं। इन सब की सहायता से इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है और साइक्लिकल स्लोडाउन को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन देखो, दूसरी तरफ अगर स्लोडाउन स्ट्रक्चरल है तो फिर इसको आसानी से ख़त्म करना मुश्किल होता है। स्ट्रक्चरल स्लोडाउन किसी देश की इकोनॉमी में काफ़ी रीजंस की वजह से आ सकता है, जैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आई हो, डेमोग्राफी में बदलाव आया हो, या फिर कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव आया हो। इन रीजंस की वजह से स्ट्रक्चरल स्लोडाउन आ सकता है। और जब देखो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन आता है किसी देश की इकोनॉमी में, वो आसानी से जाता नहीं है। बड़े स्केल पर रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। जैसे 1990-91 में हमने एलपीजी संबंधित रिफॉर्म्स लाए थे, वो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन था। और उस स्लोडाउन को एड्रेस करने के लिए बड़े स्केल पर हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स रिफॉर्म लेकर आए थे। तो अब सी रंगाराजन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो एनालाइज करते हैं कि ये साइक्लिकल स्लोडाउन है या फिर स्ट्रक्चरल स्लोडाउन है। इनका बोलना है निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जनरली देखो, जब साइक्लिकल स्लोडाउन आता है तो डिमांड में कमी देखने को मिलती है। और अभी काफ़ी सारा ऐसा एविडेंस है कि बहुत सारी कमोडिटीज़ में डिमांड जो है वो कम हो गई है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, जिनका कंज्यूमर्स लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। हाउसिंग सेक्टर में डिमांड कम हुई है। तो ये इंडिकेट करता है कि स्लोडाउन जो है वो साइक्लिकल है, क्योंकि साइक्लिकल स्लोडाउन के दौरान डिमांड कम होती है। और काफ़ी सारा ऐसा एविडेंस अभी फ़िलहाल मौजूद है कि हमारे देश की इकोनॉमी में डिमांड जो है वो कम हुई है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रही हैं घटी हुई डिमांड की वजह से। मान लीजिए एक फैक्ट्री 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अभी वो 60 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके वो फैक्ट्री क्या करेगी? मतलब कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ देखो, स्ट्रक्चरल साइड की हम बात करें, अभी भी देखो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो हमारे देश की इकोनॉमी में आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं। जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग संबंधित रिफॉर्म्स। आज भी काफ़ी बार आप देखते होंगे किसान 10 रुपये किलो प्याज बेच देता है, लेकिन वही प्याज कंज्यूमर खरीदता है 100 रुपये किलो या फिर 150 रुपये किलो। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स हम अभी तक नहीं ला पाए हैं। जो इंटरमीडियरीज हैं यानी बिचौलिए हैं वो मुनाफा कमाते हैं, ना तो किसान को मुनाफा हो पाता है ना ही कंज्यूमर्स को मुनाफा हो पाता है। इवन लैंड रिफॉर्म्स भी लाने की आवश्यकता है।
आज कोई कंपनी बाहर से आती है, देश में बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती है, लैंड प्राप्त करना आसान नहीं है, लैंड को एक्वायर करना आसान नहीं है। तीसरे नंबर पर लेबर मार्केट संबंधित रिफॉर्म्स। बार बार कंपनीज शिकायत करती हैं कि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बिजनेस करना आसान नहीं है। तो इन सब स्फीयर्स में, इन सब सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आने चाहिए थे, अभी तक हम नहीं ला पाए हैं। बैंकिंग सेक्टर में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स देखो आए हैं। एक समय ऐसा आया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन किया सॉरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आई और भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या पहले से तो देखो बेहतर हुई, लेकिन आज भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें सरकार का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, नियुक्तियां काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड होती हैं। बैंक्स को ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता है ताकि वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकें। आरोप देखो ये लगता है 2010 के आसपास सरकारी बैंक्स ने अंधाधुंध लोन दिए और एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के फ़ोन करने पर लोन दे दिया जाता था, लेकिन बाद में वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गए। तो आवश्यकता ये है बैंक्स को ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट रूप से डिसीजन ले किसे लोन देना है, किसे नहीं देना है। खैर, हमने कुछ रिफॉर्म्स की बात की जो आने चाहिए थे, नहीं आ पाए हैं। इन रिफॉर्म्स को लाने की आवश्यकता है। इसके बाद सी रंगाराजन के द्वारा ये कहा जाता है, देखो स्लोडाउन साइक्लिकल हो या फिर स्ट्रक्चरल हो, एक बात साफ है, फिलहाल देखो देश की इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज करने की आवश्यकता है। और डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? जनरली देखो 5 टूल्स की सहायता से डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे देखो हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, लेकिन ये जो टूल हैं वो देखो इनकम से लिंक्ड हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो हम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, मतलब ये टूल इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिलहाल के समय में इस टूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब पहले जनता की इनकम बढ़ेगी तभी तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे ना, अदरवाइज वो ज़्यादा खर्च कैसे करेंगे? तो मतलब इस टूल का इस्तेमाल फिलहाल की सिचुएशन में नहीं किया जा सकता। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट देखो जनता को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा भी करती है। ये जो टूल हैं वो देखो इंडिपेंडेंट है, देश की जनता की इनकम से नहीं जुड़ा हुआ है ये फैक्टर। गवर्नमेंट अभी काफ़ी सारा खर्चा करती है अलग अलग स्कीम्स के लिए, गवर्नमेंट उस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरे टूल की, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइवेट कंपनीज के द्वारा फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाता है, वो सब चीज़ें आती हैं इस तीसरे फैक्टर के अंडर। हालांकि देखो फिलहाल की सिचुएशन में प्राइवेट कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि ना तो बैंक से लोन मिल रहा है और ना ही इकोनॉमी में डिमांड है, तो ये तीसरा फैक्टर भी फिलहाल इनइफेक्टिव है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाहर से दूसरे देशों की कंपनीज आएँ और हमारे देश में इन्वेस्ट करें, वो कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएँ, नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ, इससे ये तीसरा जो फैक्टर है वो हेल्प कर सकता है देश की इकोनॉमी में डिमांड इन्हेंस करने पर। अदरवाइज हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करने वाली हैं, वो फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च नहीं करने वाली हैं। बात करते हैं चौथे टूल की, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक। सरकार के द्वारा कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है, कोई ब्रिज इस्टेब्लिश किया जाता है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है, वो सब चीज़ें आती हैं इस फैक्टर के अंडर। देखो सरकार ऐसा कर सकती है, बस दिक्कत ये है चौथे फैक्टर में और दूसरे फैक्टर में सरकार अगर ज़्यादा खर्च करेगी या फिर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेगी तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सरकार के पास इतना पैसा नहीं होगा लेकिन सरकार ने ज़्यादा खर्च कर दिया, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन में देखो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है और सरकार को लोन लेना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए। लेकिन फिस्कल डेफिसिट एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक तो देखो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है, दूसरा फर्दर अगर स्लोडाउन आता है या फिर इकोनॉमी में रिसेशन आता है तब फिर इनफ स्टेप्स लेने का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है। देखो 2008 के क्राइसिस के दौरान वो क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे तो हमने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने दिया था, गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट किया था तो 6% तक फिस्कल डेफिसिट हो गया था। हालांकि उसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आई थी। तो कहने का मतलब ये है
फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के अपने खतरे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती। खैर, बात करते हैं पांचवें फैक्टर की, नेट एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना। एक्सपोर्ट को देखो हम बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है वर्ल्ड इकोनॉमी में भी अभी स्लोडाउन चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी डिमांड कम है, तो हम एक लेवल के बाद ज़्यादा एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक ही फैक्टर बचता है जिसका सहारा हम ले सकते हैं देश की इकोनॉमी में डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, वो है गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करें ताकि हमारे देश की इकोनॉमी में डिमांड पैदा हो। डिमांड पैदा होने से क्या होगा, अगर देखो इकोनॉमी में डिमांड है तो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, फैक्ट्रीज अपने फुल पोटेंशियल से चल सकेंगी, नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और देश की जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। तो इसलिए डिमांड को प्रोड्यूस करना जरूरी है और डिमांड को फिलहाल एक ही फैक्टर के द्वारा जनरेट किया जा सकता है, वो है गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है सैलरीज देने में या फिर वो खर्चे जो हर साल होते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर देखो किसी पर्सन ने लोन लिया है और वो लोन को ख़त्म कर देता है पार्टियों में, दारू पीने में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी प्रकार से सरकार अगर ज़्यादा पैसा खर्च करती है मार्केट से लोन लेके, तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें, ना कि हर साल होने वाले खर्चों में। अब नेक्स्ट कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो, पहला चैलेंज है मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 5 बार रेपो रेट को कम किया ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके और डिमांड को बूस्ट किया जा सके, लेकिन बैंकों ने इसका फ़ायदा कस्टमर्स को नहीं दिया। आरबीआई ने तो रेपो रेट को कम कर दिया, मतलब बैंकों को आरबीआई से तो कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा था, लेकिन बैंकों ने फर्दर कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट पर लोन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देखो, बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से जूझ रहे थे, इसलिए वो अभी अंधाधुंध लोन नहीं देना चाहते, वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करना चाहते। तो अगर सरकार चाहती है मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो, तो बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन जल्द करना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या सुधारनी होगी, बैंकों की गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने होंगे, एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा बैंकों में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। अब दूसरा चैलेंज है जीएसटी से संबंधित। वैसे देखो, एक बात ये भी बोली जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन के लिए सही है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी वैसे भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। दूसरे नंबर पे बात आती है जीएसटी की। जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन काफ़ी खराब रही है। बहुत सारी कमोडिटीज़ को कम स्लैब्स में डाला गया है, 0% टैक्स रेट की स्लैब में या फिर 5% इंटरेस्ट रेट की टैक्स स्लैब में, लेकिन कायदे से देखो उन पर 12% या फिर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। शुरुआत में गवर्नमेंट जल्दबाजी में थी जीएसटी को लाने में, इस वजह से इस प्रकार की काफ़ी गलतियां हुई। खैर, अभी जीएसटी में वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते क्योंकि अभी देश की इकोनॉमी में स्लोडाउन है। जब इकोनॉमी पटरी पर आ जाए तब जीएसटी में कमियों को दूर करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जीएसटी को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए। तीसरा चैलेंज देखो ये है, फिलहाल जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ गई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां पर तो बल्कि डिफ्लेशन है। तो ये मिक्स्ड सिग्नल जो है वो पॉलिसी मेकर्स को और ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। देखो, आमतौर पर पॉलिसी मेकर्स एक जनरल सिनेरियो लेते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है या फिर कम है, लेकिन अब अलग अलग सेक्टर्स में इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो अलग अलग है। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, फिर भी पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब एक सिनेरियो साफ नहीं होता कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है या फिर इन्फ्लेशन कम हो रही है। क्योंकि देखो, फूड इन्फ्लेशन तो सीजनल फैक्टर्स की वजह से भी बढ़ जाती है और आरबीआई के गवर्नर ने कहा भी कि ये ट्रांजिएंट फेनोमेनन है, फूड इन्फ्लेशन जल्द ही कम हो जाएगी। अब देखना ये होगा सरकार किस प्रकार की पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। कंक्लूजन में ये बोला जाता है, कुछ अब हम एसेंस निकालें या फिर समराइज करें क्या क्या स्टेप्स सरकार को लेने चाहिए देश की इकोनॉमी में स्लोडाउन को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले देखो, खर्च बढ़ाना होगा खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा, रिकैपिटलाइजेशन करना होगा बैंक्स का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो, इनको हेल्दी स्टेट में लाना होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सकता है प्रोवाइडेड ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव हो, मतलब ग्लोबली डिमांड बढ़े। और ये देखो मानसून सीजन पर डिपेंड करेगा, अगले साल जो मानसून सीजन आएगा वो कैसा रहता है। अगर अच्छा रहता है तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, रूरल डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जो सी रंगाराजन के द्वारा दिए जाते हैं देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को निजात दिलाने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।